हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात करेंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज में क्या हुआ और क्यों पाकिस्तान का क्रिकेट एक ग्रेट इल्यूजन या ग्रेट डिल्यूजन में है। तो पाकिस्तान T20 सीरीज गया था न्यूजीलैंड से खेलने आफ्टर देयर टूर इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो काफी साउदर्न हेमिस्फीयर के वेदर से और पिचेस से एक्लिमेटाइज हो गए थे। न्यूजीलैंड में थोड़ी डिफरेंट पिचेस रहती है लेकिन ग्राउंड्स बहुत छोटे होते हैं। तो पाकिस्तान उम्मीद में गई थी कि 3-0 जो वो ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आए थे जब उन्होंने कॉम्पीट किया था। तो उनको लग रहा था कि T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, न्यू कैप्टन इज स्टार्टिंग हिज जर्नी। तो उनको लग रहा था कि मे बी ये एक फ्रेश स्टार्ट होगा। काफी नए फेसेस आए थे, जैसे हम आजम खान को देखे, साहिबजादा फरहान को देखे, साइम अयूब को देखे। तो उनको लगा था ये एक नया स्टार्ट होगा। और न्यूजीलैंड अपने वही ट्राइड एंड टेस्टेड 11 से स्टार्ट की थी, बट बीच में इंजरीज थोड़ी हो गई। केन विलियमसन आउट हो गए। लेकिन क्या फैक्टर था मेन, अगर हम देखें तो मैं आपको मिडिल ओवर्स और पावर प्ले के स्टैट्स जस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो पावर प्ले में पाकिस्तान का जो रहा इस 5 मैच में, वो एवरेज रहा 50.8 का। न्यूजीलैंड का 52.8 का एवरेज रहा। लेकिन डिफरेंस कहाँ हुआ अगर आप देखो तो वो था मिडिल ओवर्स। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान का रहा एवरेज 72.2 और न्यूजीलैंड का रहा 81.8। और अगर आप लास्ट मैच जिसमें न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट ऑल आउट हो गई थी 15 ओवर तक, उसको हटा दो तो ऑलमोस्ट 92 था। मतलब 20 रन का डिफरेंस था पहले 4 मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ये मिडिल ओवर्स का डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। और पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजीज लगाई हैं उस पे बात करेंगे। पहली बात तो एक नया मूव जो पाकिस्तान ने किया कि बाबर आजम विल बी देयर नंबर 3 बैट्समैन। तो हम गेम बाय गेम जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 6 ओवर में 56 और मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड ने एक मास्टर क्लास दिया। डैरिल मिचेल और केन विलियमसन के थ्रू 102 रन बनाए। 226 का टारगेट था। इसमें पाकिस्तान ने भी कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन न्यूजीलैंड में विलियमसन एंड हेनरी ने भी कैचेस ड्रॉप किए। तो काफी चर्चा रही है कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं पाकिस्तान के, बट न्यूजीलैंड ने भी इक्वली कैचेस ड्रॉप किए। 50-20 में चैपमैन ने भी ड्रॉप किया है। तो आई थिंक इसमें 226 तो बहुत मुश्किल होने वाला था, और यहाँ पे जरूरत था पाकिस्तान को कि फकर जमान को ओपन कराए और एक अग्रेसिव इंटेंट से स्टार्ट करे। आइडियली जो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो शायद फखर जमान और बाबर आजम का होना चाहिए, जिन दोनों बैट्समैन को अब ओपनिंग कॉम्बिनेशन से हटा के पुश कर दिया गया है नंबर 3 और नंबर 4 पे। तो थोड़ा सा अब गेम बाय गेम जाते हैं। तो अब यहाँ पे 226 जब चेज करने निकली पाकिस्तान, तो 6 ओवर में 63 वॉज डिसेंट, क्योंकि फकर यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए थे। और फकर जमान जब आउट हुए तो 8 ओवर में 90 थी पाकिस्तान। मतलब कि 12 के रन रेट से, ऑलमोस्ट 11 के रन रेट से फ्लाई कर रही थी पाकिस्तान, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट भी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मतलब कि बहुत अमेजिंग है कि 15 ओवर में 159 बने। तो मतलब आप समझ सकते हो कि 69 बने 7 ओवर में, जो कि 10 के रन रेट से भी कम है आफ्टर फकर डिसमिसल। डिस्पाइट बाबर आजम एक्सेलरेटिंग, मतलब वो 36 ऑफ 29 पे थे। और जब वो आउट हुए अराउंड 15 ओवर्स, तो वो 50 मार चुके थे। और 87 ऑफ 6 ओवर चाहिए था, मतलब 6 ओवर में 87 रन चाहिए था जब वो आउट हुए। तो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड पाकिस्तान वॉज नेवर इन द गेम। अगर आप देखो तो मतलब इस गेम को एक्चुअली बहुत लोग क्लोज गेम बोल रहे थे, मैं भी क्लोज गेम बोल रहा था, बट पाकिस्तान वेर नेवर इन द गेम। दे वर ओनली इन द गेम टिल फकर जमान वाज बैटिंग, जहां पे 11 का रन रेट उनका चल रहा था। क्योंकि 8 ओवर में हमें पता है 6 ओवर में 87 कहाँ चीज होते हैं, मतलब कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 14 के रन रेट से मार पाओ। फिर भी छोटे ग्राउंड्स थे, तो बाबर ने शायद सोचा होगा, थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट बाबर आजम को दे देते हैं कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि हाँ मैं कर लूंगा ये, बट नहीं हुआ। फिर भी इसमें अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए ये थी कि पाकिस्तान ने मिड ओवर्स में 96 रन बनाए, विच वॉज देयर हाईएस्ट इन दिस सीरीज। मतलब 9 ओवर में उन्होंने ऑलमोस्ट 11 के रन रेट से बैटिंग की इन इन 9 ओवर में। और 96 रन बनाए, बट मुझे लगता है यहाँ पे पावर प्ले में भी इनफैक्ट ज्यादा रन बनाए थे।
मिड ओवर्स में न्यूजीलैंड से 6 रन कम बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने फिनिश बहुत अच्छा किया था। उन्होंने कुछ सिक्स, मतलब कि लास्ट 5 ओवर में तो उन्होंने बहुत ही तगड़ा फिनिश किया था यहाँ पे न्यूजीलैंड ने। तो उसको तो आई थिंक मैच करना बहुत मुश्किल होता है विद ऑल द विकेट्स डाउन, क्योंकि आई मीन मिचेल ने जैसा इनिंग्स खेला था, 61 ऑफ 27 का मिचेल ने इनिंग्स खेला था 226 के स्ट्राइक रेट से, और उस तरह की कोई इनिंग्स आई नहीं पाकिस्तान की तरफ से, विच वॉज द मेन प्रॉब्लम। और मिचेल को भी ड्रॉप किया था इफ्तिकार ने, जैसा कि आपको याद होगा। तो मतलब कि अगर आप देखो तो 158 था न्यूजीलैंड आफ्टर द एंड ऑफ देयर 15 ओवर्स, और पाकिस्तान यहाँ पे 159 था। तो 15 ओवर तक एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट चेजिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा ज्यादा रन रेट से चेज करना पड़ता है, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है कि आप चेज कर रहे हो और आपको टारगेट पता है, तो आपको थोड़ा रिक्वायर्ड रन रेट के हमेशा ऊपर रहना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाई इस बार। और ये भी एक अमेजिंग चीज है कि न्यूजीलैंड ने 87 मार दिए थे लास्ट 5 ओवर्स में, मतलब उन्होंने भी काफी अच्छी पिटाई की थी। तो दैट डिडंट हैपन फॉर पाकिस्तान बिकॉज सारे विकेट्स चले गए थे। तो ये था फर्स्ट T20। सेकेंड T20 में आई मीन न्यूजीलैंड ने 87 मारे थे लास्ट 6 ओवर में, नॉट लास्ट 5 ओवर्स में। सेकेंड T20 में 6 ओवर में 65, अगर अगेन फिन एलन स्टार्ट्स विद 37 ऑफ 17 इन पावर प्ले, और 9 ओवर में 83। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट 5 ओवर में मतलब कि 68 बना पाती है न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान बोलर्स कम बैक कर लेते हैं यहाँ पे। फिर भी आपको बताऊंगा गैस कि 9 ओवर में जो मिडिल ओवर्स का फेज होता है, मिडिल ओवर्स का फेज, उसमें 9 ओवर में आप कभी भी मतलब 75 के ऊपर बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो इट्स नॉट दैट बैड। मतलब कि अगर आप ये स्टैट्स को देखो तो अगर कहीं भी आप देखो कि टीम ने अगर 70 के ऊपर चीज स्कोर किया है, जो कि न्यूजीलैंड ने चारों T20 में किया है, और वो चारों T20 जीते, तो दिस इज सच अ गुड इंडिकेटर। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर एक है, ये बताने के लिए कि मतलब कि जब भी आप 70 के ऊपर स्कोर करो या 75 के ऊपर स्कोर करो, तो आप ऑलमोस्ट मैच जीत जाओगे। पाकिस्तान ने एक मैच में 96 मारा, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा कॉम्पीट किया, बट बाकी मैचेस में आप देख सकते हो मतलब कि वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा। राइट। तो ये था मिडिल ओवर्स का चीज, और न्यूजीलैंड ने फिर से 83 मारा, और 200 190 ही बना पाए। एक्चुअली पाकिस्तान बोलर्स की बहुत अच्छी कमबैक थी इसमें, और मुझे लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान जीत जाएगी, और एक समय पाकिस्तान 9 ओवर 9.3 ओवर्स में 97 भी थी। फकर जमान, थैंक्स टू फकर जमान, जो कि एक अमेजिंग इनिंग्स खेल रहे थे। लेकिन फिर वही हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने 9 ओवर में 66 ही बना पाए, और आफ्टर फकर जमान गॉट आउट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स चला आ रहा है। अगर आप देखो कि लास्ट मैच में भी हमने डिस्कस किया था कि फकर जमान के आउट होने के बाद 7 ओवर में 69 बना पाए, और इस बार तो हद ही कर दी, मतलब कि 32 बॉल पे 30 रन। एंड बाबर वॉज एट फॉल्ट हियर, ही वॉज एट मेजर फॉल्ट, क्योंकि ये 50 बाबर की जो थी सेकेंड वाली 50, ये वन ऑफ द वर्स्ट 50s थी। मुझे लगता है अगर आप मुझे पूछो तीनों 50s में से सबसे वर्स्ट 50, तो आई से द सेकेंड 50 वाज द वर्स्ट 50, बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया था 27 ऑफ 13, और वो मतलब कहाँ 50 जब पहुंचे तो ऑलरेडी मतलब 40 बॉल्स कुछ हो चुकी थी। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। एंड अगेन हम आते हैं कि थर्ड मैच में फिर से न्यूजीलैंड ने 6 ओवर्स, और पाकिस्तान तीनों मैच में बॉलिंग ही चूज करती रही। मुझे लगा थर्ड मैच में एटलीस्ट दे विल चूज टू बैट, लेकिन वहां भी उन्होंने बॉलिंग चूज किया। 6 ओवर में 66, फिर से न्यूजीलैंड 108 इन 9 मिडिल ओवर्स। ठीक है, तो मतलब फिन एलन जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर थे, वो पूरा मिडिल ओवर्स खेलते हैं, और लास्ट 5 ओवर में भी फिन एलन के आउट होने के बस 20 रन बन पाते हैं 16 बॉल में। फिर भी 5 ओवर में 50 बन जाते हैं, एंड दे रीच 223, जो कि हाईएस्ट टोटल था उस ग्राउंड पे। आई थिंक ड्यूनेडिन में ये मैच हो रहा था, यूनिवर्सिटी ओवल में। तो यहाँ पे भी बाबर आजम, अब मैं ये थर्ड 50 जो था बाबर आजम को, उसको मैं सबसे हाईली प्रोबेबली रेट करता हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने कहीं भी मोमेंटम डिप नहीं होने दिया। आई थिंक ये बाबर का काफी अच्छा 50 था। 6 ओवर्स में 52 पहुंच गई थी पाकिस्तान, जो कि 66 से काफी कम था।
फिर भी और 108 को कभी मैच नहीं करने वाली थी पाकिस्तान, बस 73 बना पाए 9 ओवर्स में। एंड देयर इज द डिफरेंस, मतलब कि अगेन मतलब फकर जमान ने यहाँ भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया। और उसके आउट होने के बाद सिर्फ 30 रन बन पाए 25 बॉल में, और लास्ट 5 ओवर में 100 रन चाहिए थे, जो कभी बनने वाले नहीं थे। तो कंसिडरिंग द फ्लो ऑफ इनिंग्स बाबर का, मतलब जितना कंसिस्टेंटली उन्होंने बाउंड्रीज मारे, स्ट्राइक रोटेट किए, ये बाबर का बेस्ट 50 था। बट इन द मैच कॉन्टेक्स्ट इट वाज नो वेयर नियर। तो मैं पूछूंगा बाबर का बेस्ट 50 था कौन सा, तो प्रोबेबली अब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 50 सबसे अच्छा था। क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं था वहां पे। पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान को लास्ट 5 ओवर में 68 रन चाहिए थे, और यहाँ पे पाकिस्तान को मतलब 100 रन चाहिए थे लास्ट 5 ओवर में। तो दे हैड नो चांस, मतलब कि देर वाज नेवर एनी चांस दैट वाज गोइंग टू हैपन। सो फोर्थ मैच में आते हैं, मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान पहली बार बैटिंग फर्स्ट करती है, विच वाज अमेजिंग टू सी कि क्या होता है यहाँ पे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान को बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहिए, दे आर नॉट अ चेजिंग साइड। कभी उन्होंने कुछ ऐसा चेज किया नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस जीते हैं, बहुत अच्छा भी किया है। और इवन इफ मैच नहीं जीते हैं तो ऐसा लगा है कि मैच जीत सकते हैं। ऐसा ऐसा एक फीलिंग, ऐसे एक एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान बॉलर्स भागते हैं जब वो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं। तो मुझे लगता है हमेशा पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करना चाहिए। आप देखो 150 और 134 में भी पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में एटलीस्ट ऐसा लगा कि कॉन्टेस्ट तो किया। बाकी 3 मैचेस जहां पे पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट किया, अब वहां पे तो ऐसा लगा भी नहीं कि कंपटीशन था। कि मतलब 68 वाज नीडेड इन लास्ट फाइव, 68 वाज नीडेड इन लास्ट फाइव, 100 वाज नीडेड इन लास्ट फाइव। वो 68 इन नीडेड इन लास्ट फाइव में भी, मतलब पहला मैच में 87 वाज नीडेड इन लास्ट सिक्स। तो और वो भी मतलब बाबर हमेशा आउट हो जाते थे, 50 मारने के बाद ही वो छक्के मारने की कोशिश करते थे। तो वहां पे वो मतलब कि आउट हो जाते थे। तो अब मैं आता हूँ फोर्थ मैच में कि यहाँ पे पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। अब मैं एक और चीज बात करना चाहता हूँ कि ये पहला मैच था जहाँ पे बाबर पहले आउट हो गए और फकर जमान रिजवान के साथ एक्चुअली बैटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फकर का इम्पैक्ट बहुत बुरा रहा, इनफैक्ट उनका नेगेटिव रहा। जब तक फकर जमान बैटिंग किए तो 5 ओवर में सिर्फ 27 रन बने। सिर्फ 5 ओवर में 27 रन बने, जबकि देवर 5 ओवर्स 6 ओवर्स 49 थी पाकिस्तान। तो दे वर गोइंग गुड, बट समहाउ मतलब क्या हुआ पता नहीं। एक तो पाकिस्तान की स्टार्ट बहुत बुरी हुई, क्योंकि साइम आयूब जो पहला मैच लग रहा था अगर खड़े रहेंगे तो जिता देंगे, वो पहले ही आउट हो गए। मतलब 5 ऑफ 11 था। फिर 49 बने पावर प्ले में। पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की रिजवान और बाबर ने। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बाबर आउट हुए, पहला उनका नॉन 50 स्कोर था। और फकर और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें 5 ओवर में सिर्फ 27 रन बने एंड फकर एब्सोल्युटली फेल्ड टू गेट क्विक। तो मुझे ये एक चीज मुझे लगता है कि फकर और रिजवान क्या, मे बी रिजवान इज नॉट एनेबलिंग फकर द वे बाबर इज। मतलब क्या बाबर आजम की मैं कुछ ज्यादा तारीफ तो करूंगा नहीं, बट ये बोलूंगा कि वो फकर जमान को अच्छे से एनेबल करते हैं। मतलब कि वहां पे तो मतलब सिर्फ 5 ओवर में 27 रन जो फकर और रिजवान की पार्टनरशिप हुई, वो बहुत ही खराब थी। और मिड ओवर्स में 6 के रन रेट से खेला पाकिस्तान ने। आफ्टर मतलब कि गेटिंग 15 6 ओवर्स, ऑलमोस्ट 15 6 ओवर्स, दे प्लेड, दे जस्ट गॉट 57 इन 9 ओवर्स। तो 106 थे 15 ओवर के एंड में। और ठीक है, लास्ट में नवाज की वजह से उन्होंने मतलब फिनिश कर दिया डेथ में। बट न्यूजीलैंड स्टार्ट करती है, पावर प्ले में पीछे थे पाकिस्तान से। बट मिडिल के 9 ओवर में 76 बनाते हैं। अगेन 76 इज अ बिग टोटल टू स्कोर इन द मिडिल ओवर्स। और यहाँ पे तो मिचेल का कैच ड्रॉप, फिलिप्स का कैच ड्रॉप होता है साहिबजादा फरहान से। बट अगेन कैच ड्रॉप तो होते ही हैं, यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट। एंड मतलब बहुत अच्छा मौका था पावर प्ले में। 42 इसलिए हुआ था कि 3 विकेट शाहीन शाह अफरीदी पहली बार रन इन किए, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंड कर रही थी टोटल, तो वो एक जज्बा अलग था। और डिफेंड मतलब भागे वो। और मतलब कि पहली बार फिन एलन जो डोमिनेट कर रहे थे उनको कि
मतलब बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे, उसको उनको आउट किया। उसी तरह से जैसे मोहम्मद आमिर ने एक बार विराट कोहली को आउट किया था, फ्लिक करते हुए लीडिंग एज लगा। एंड दैट वाज सच अ गुड मोमेंट फॉर शाहिन अफरीदी बिकॉज ही वाज बीइंग डोमिनेटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन फिर मिचेल और यू नो फिलिप्स आते हैं, वो कंट्रोल करते हैं चीजों को और मिड ओवर्स ओवर्स में एक्सप्लोड करते हैं। लास्ट 6 ओवर में ज्यादा टारगेट वो रखते नहीं है, तो वो इजिली हो ही जाता है। 40 रन कुछ थे बिकॉज दे प्लेड सो वेल इन द मिडिल ओवर्स। अब आते हैं लास्ट T20। दिस वाज द सेविंग ग्रेस फॉर पाकिस्तान, जबकि उनका स्टार्ट इतना बुरा हुआ था कि 3 ओवर में 4 रन बने थे, 6 ओवर में 29 रन बने थे। अगेन यहाँ पे फकर जमान का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 3 ओवर में पूरा गेम एक तरह से चेंज कर दिया। 25 मतलब बहुत रन बन गए 3 ओवर में, जब वो खेल रहे थे कुछ 30 रन बन गए। और मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान गॉट अ रेस्पेक्टेबल 69, which is almost 70, but yeah, they really fired in that middle over। और न्यूजीलैंड ने बस 35 रन बनाए पावर प्ले में। वहां पे उनके भी विकेट्स थोड़े गिरे, बट दे एब्सोल्युटली, मतलब कि पाकिस्तान के स्पिनर्स को ये गेम देना पड़ेगा कि मतलब 35 रन कैसे बने न्यूजीलैंड के। उसके बाद सिर्फ मतलब कि 40 रन बनी। न्यूजीलैंड 15 ओवर में 70 थे। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ये मैच जिताया, उसामा मीर, इफ्तिकार और यू नो आई एम फॉरगेटिंग नवाज, आई थिंक। नवाज को कैसे भूल सकता हूँ, नवाज के बल्ले में है आवाज। तो नवाज वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर आई थिंक इन दिस सीरीज अगर देखा जाए तो। बाकी कंट्रीब्यूटर्स, इफ्तिकार को जितने चांसेस मिले, मतलब 5 मैच खेले इफ्तिकार। आजम खान अनफॉर्चुनेटली प्लेड ओनली 4 गेम्स, डिसअपॉइंटिंग 10-10 रन उनके, मतलब 2-10 ऐसी रन बने। नो वन गॉट गोइंग, और बाबर आजम के ही कंधों पे था। कंधों पे था या कंधों पे होता है हमेशा, ये बात करने वाली बात है कि मतलब कि हमेशा उनके ही कंधों पे आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैट कर रहे हैं ना। या फिर वो ओपनर बने और वो एंकर करें, बट नंबर 3 पे आप एंकर करोगे देन यू आर इन दैट डेंजर जोन, मतलब कि आप मिडिल ओवर्स खराब कर रहे हो। मतलब दैट्स द प्रॉब्लम। और वहां पे जो डिफरेंस आप देख सकते हो कि 72 और 92, अगर पांचवा T20 हटा दे तो न्यूजीलैंड का एवरेज 92 है। पाकिस्तान का तो ज्यादा ही, मतलब कि 72 में बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि 69 था। बट हाँ, 72 और 92 का आप डिफरेंस देख लो। आप मिडिल ओवर्स खराब कर रहे हो क्योंकि आप काफी डॉट्स खेल रहे हो। बाबर आजम के तीनों 50s में मतलब कि फ्लो नहीं था, किसी में भी तीनों में फ्लो नहीं था। और ये एक प्रॉब्लम है आई थिंक पाकिस्तान की को हर्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप में। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि फखर जमान इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन ओपनिंग द बैटिंग। आप मिडिल ओवर्स में उनको ला रहे हो, वो इम्पैक्ट दे रहे हैं, मिडिल ओवर्स में भी वो इम्पैक्ट दे रहे हैं, बट आप ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हो मिडिल ओवर्स में उनके ऊपर, उनके मोमेंटम के ऊपर आप ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हो, क्योंकि आपको पावर प्ले में ज्यादा मोमेंटम मिल नहीं रहा है। मतलब कि जब आपको 220 चेज करना है तो आपको मोमेंटम वहां पे मिलेगा पावर प्ले में। आपको देना होगा 70 का स्टार्ट, 65 का स्टार्ट, जो आपके आप मिडिल ओवर्स पे डिपेंडेंट हो, विच इज गुड। बट फखर जमान इफ ही कैरीज फ्रॉम द ओपनर पोजिशन, या फिर एटलीस्ट नंबर 3 खिलाओ, एटलीस्ट नंबर 3 खिलाओ, बट नॉट बिलो नंबर 3। कैन नॉट यूज फखर जमान बिलो नंबर 3। एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान एब्सोल्युटली मेस्ड दिस अप। बहुत अच्छा चांस था न्यूजीलैंड को हराने का। नए बॉलर्स भी खेल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, बेन सीयर्स खेल रहे थे, एडम मिलने ठीक है, मतलब मैट हेनरी इज वन ऑफ द गुड बॉलर्स एक्चुअली। और जीतने का चांस था, बट ओनली 1 मैच, एंड आई वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू मेक इट 3-2। 3-2 तो कर ही सकते थे, बट मुझे तो 5-0 से बच गए। अब वही मतलब पाकिस्तान फैंस विल बी रिलीव्ड कि 5-0 से तो बच गए कम से कम। So that's the review of the Pakistan New Zealand series. Let me know what you guys think about that and how important are middle overs, और इंडिया के लिए क्या होगा मिडिल ओवर्स में। कौन इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे? ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव, हु विल कम एट 4, वो एक रहेंगे।
और कौन रह सकते हैं मिडिल ओवर्स में, ये भी आप हमें बताएं। तो या थैंक यू गाइस, प्लीज कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू।